मंच की ओर आया और आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती स्मृति जी ईरानी से मेरा निवेदन कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यान माला के आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक जी आछा, तीनों से मेरा निवेदन दीप मंच। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखदं सदा, द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, कभी वासना थी न लोकेशना की, जगाई कृति दीप्ति तेजस्वला, सहस्रों मनों में वही जागृता हो, उठे हिंदू स्वातंत्र की प्रज्वला। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, यशोदुन्दुभितो बनेगी सुनिश्चित, नहीं आप होंगे कतक बस यही, बहे नेत्र से भावना नीर धारा, मदीया यही अश्रु पुष्पार्चना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, अति व्याकुला बुद्धि से गाऊं कैसे यशोगान की गौरवालापना। स्मरे राष्ट्र सारा भरे प्रेम से जो, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, प्रभावी तुम्हारी तपो साधना, साधना।
क्रम है अतिथि परिचय का। वैसे तो अपने कर्म से ही व्यक्ति जाना जाता है, लेकिन वैसे आप जानते हैं आज की जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमती स्मृति जी ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में मुख्य भूमिका निभाने के लिए आप जानते हैं, और उनका परिचय देने के लिए और जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं अलका जी व्यास, उनके परिचय के लिए आमंत्रित करूंगी श्री सतीश जी शर्मा को कि वे परिचय के लिए आए। नमस्कार। सर्वप्रथम परिचय मैं अपने समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी अच्छा पावरलूम का व्यवसाय है, जेल में आजाद नगर में निवास है। इसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर श्रीमती अलका व्यास, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी डिग्रियां हैं, अगर डिग्रियां मैं पूरी पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि व्याख्यान इस पर भी हो सकता है, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने एमएससी किया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली से, पीएचडी आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से की है, पोस्ट डॉक्टरल फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से की है। आपको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली से INSA अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट रिसर्च के रूप में। इंटरनेशनल डेविड पार्किन अवार्ड फंगल जेनेटिक सोसाइटी USA। प्रोफेसर एंड हेड अभी आप उज्जैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड स्कूल ऑफ स्टडीज इन माइक्रोबायोलॉजिकल विक्रम यूनिवर्सिटी में आप HOD के रूप में कार्य कर रही हैं। हम सबकी जानी पहचानी श्रीमती स्मृति ईरानी परिचय के वैसे मोहताज भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और कला के क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से आप समान रूप से जुड़ी हुई हैं। अनेकों भाषा, अभी रास्ते में इंदौर से उज्जैन आने के बीच में कुछ 4-5 भाषा तो भी सुन चुका हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, 4-5 भाषा तो अभी दीदी ने आधी पौन घंटे के अंदर मैं सुन चुका हूँ, इसलिए कई भाषाओं की जानकार हैं। 2003 में महाराष्ट्र बीजेपी की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं आप। 2005 में महाराष्ट्र बीजेपी में मंत्री रही हैं। 5 बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व आपने निभाया है। 2010 में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में अब 2013 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। साइरियन संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ में एशिया पैसिफिक की ओर से मत रखने हेतु चयन, राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला के रूप में चयन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में 3 वर्ष तक ORS एम्बेसडर, स्वयं के वजह से 40 से अधिक गांव में पेयजल की व्यवस्था कर रही हैं। 60 निर्धन छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है, जिसके लिए कहीं से कोई दान नहीं दिया जाता है। दीदी का परिचय आप वैसे सब लोग ही जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परिचय नहीं देता हूँ मैं आपको। धन्यवाद। परंपरा या औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि हमारे घर आए अतिथियों के प्रेम और वात्सल्य और आदर के भाव को अभिव्यक्त करने की एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इस स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री जीवन प्रकाश जी आर्य, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अलका जी व्यास का स्वागत करें। किरण रमन सोलंकी, हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता स्मृति जी ईरानी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। और व्यक्तिगत गीत के लिए आमंत्रित है पूजा यादव। दुनिया भूली थी माँ, तुमने दीप जलाया था, माँ तुमने दीप जलाया था, बेसुध था मनुष्य तमेशा में, जागृति का गान सुनाया था, जब सारी दुनिया भूली थी, जब सारी दुनिया भूली थी। जब महाप्रलय की लहरों में तीनच हुई सुर शक्ति, सभी अंतिम अवशेष
तेरे हिमगिरि पर टिकी तभी जब महाप्रलय की लहरों में नष्ट हुई सुर सृष्टि सभी अंतिम अवशेष भरी नौका तेरे हिमगिरि पर टिकी तभी तेरे हिमगिरि पर टिकी तभी मानवता का नूतन पौधा तुमने ही पुनः उगाया था बेसुध था मनुष्य में सामे जागृति का गान सुनाया था जब सारी दुनिया भूली थी जब सारी दुनिया भूली थी तेरे आंचल की छाया में मानव ने श्रुति का दूध पिया तूने निर्मल व्यवहार सीखा सभ्यों सा श्रेष्ठाचार दिया तेरे आंचल की छाया में मानव ने श्रुति का दूध पिया तूने निर्मल व्यवहार सीखा सभ्यों सा शिष्टाचार दिया सभ्यों सा शिष्टाचार दिया तुझको माँ जग ने पाया था तुमने ही जग को जाया था बेसुध था मनुजित में सामे जागृति का गान सुनाया था जब सारी दुनिया भूली थी माँ तुमने दीप जलाया था बेसुध था मनुजित में सामे जागृति का गान सुनाया था जब सारी दुनिया भूली थी जब सारी दुनिया भूली थी जब सारी दुनिया भूली थी। महानुभावों से निवेदन है अपने मोबाइल साइलेंट पे रखें और पीछे से जो लोग कुर्सी लेकर आगे आ रहे हैं कृपया जो व्यवस्था है उसी में बैठें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है शक्तिशाली राष्ट्र और प्रखर मातृशक्ति। मैं ससम्मान उन्हें 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगी। अरे कोयलो मत मानो विकला चिंगारी, अरे कोयलो मत मानो विकला चिंगारी, अरे मानवो मत मानो अबला है नारी। नारी के तेजस्व रूप को पहचानो तुम, नारी के तेजस्व रूप को पहचानो तुम, यही प्रज्वलित करने वाली ज्योति तुम्हारी, यही प्रज्वलित करने वाली ज्योति तुम्हारी। तो सादर निमंत्रण आज की हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती स्मृति जी ईरानी से मेरा सादर निवेदन। थोड़ा सा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा किधर खड़े बेटा, टेंशन लेके आना चाहिए, आपकी टेंशन है, फिर निकलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के इस पावन उत्सव में उज्जैन की धरती पर आज मातृशक्ति को समर्पित इस व्याख्यान माला में अध्यक्षता कर रही आदरणीय अलका व्यास जी, समिति के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी और आज महाकाल की धरती पर मातृशक्ति का वंदन और अभिनंदन करने आई मेरी स्नेही बहनों एवं सम्मानित भाइयों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। आज जब से मैं उज्जैन की नगरी में आई हूँ तब से व्याकुल हूँ। व्याकुलता के कारण कई हैं। मेरा अलका जी से परिचय जब हुआ तब मुझसे कहा गया कि ये माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती है। मैं थोड़ी बहुत चुप हो गई। फिर अशोक जी से परिचय हुआ। परिचय में मुझसे कहा गया कि ये समिति के अध्यक्ष हैं और एक
इच्छा इन्होंने व्यक्त की कि दीदी समय पर आप आ जाइएगा और कार्यक्रम समय पर शुरू हो जाएगा। 2-3 लोगों ने मुझे ये भी कहा कि दीदी एक बहुत ही डिसिप्लिन फॉर्मेट में आज यहाँ पर एक चर्चा होगी और आप अपनी बात को कह पाएंगे। जैसे जैसे ये बातें मेरी आसपास होने लगी वैसे वैसे मैं चुप होती गई। फिर बाद में हल्के से किसी ने मुझसे पूछा, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? मैंने कहा कि आज मैं व्याकुल बहुत हूँ, मेरी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे 10वीं का पर्चा भरने से पहले विद्यार्थी की होती है। फिर जब यहाँ आई तो प्रांत प्रचारक श्रीकांत जी ने मुझसे कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब की फोटो है मंच पर, वो प्रेरणा देंगे और अपने आप व्याख्यान माला में तुम बोल पाओगे। तो आज डॉक्टर साहब की प्रेरणा और आशीर्वाद से 2-3 बिंदु आपके सामने रखने का दुस्साहस कर रही हूँ। जब मैंने और अलका जी ने मंच पर स्थान ग्रहण किया तो मैंने इस बात का लाभ उठाया कि अलका जी शिक्षिका हैं, कुछ सवाल मैं भी कर लूं, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी की आदत होती है कि परीक्षा देने से पहले जितने हाथ में पर्चे आते हैं वो पढ़ जाता है। अक्सर विद्यार्थी की आदत होती है कि अगर आसपास टीचर नजर आ जाए तो मन में जितनी शंकाएं होती हैं वो टीचर से पूछ लेता है। मैंने अलका जी से पूछा कि अगर प्रखर मातृशक्ति के संदर्भ में आपसे एक प्रश्न किया जाए कि सबसे पहला चित्र आंखें बंद करें तो आपकी आंखों के सामने किसका आएगा, तो आप बताइए, आप प्रखर मातृशक्ति का उदाहरण किसे कहेंगे? अलका जी ने कहा, माता पार्वती। फिर मैंने कहा कि अगर आज आधुनिक भारत में आपको कोई उदाहरण देना हो तो आप किसका नाम लेंगे? अलका जी ने कहा, मैं झांसी की रानी का नाम लूंगी। मैंने कहा कि इन दोनों उदाहरणों को कोई अगर अंग्रेजी में परिवर्तित करे तो आपसे कहेगा कि आपने मल्टीटास्किंग विमेन का नाम लिया है। माता पार्वती का जब भी उल्लेख होता है तो आजकल के नौजवान कहते हैं, हाँ माँ पार्वती महादेव की अर्धांगिनी है, गणेश की माता जी है और शक्ति की स्वरूप है। झांसी की रानी की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि एक माँ भी है, लेकिन जब ललकारा जाए तो वो योद्धा बनकर मैदान जंग में उतरी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई। और आज जब इस आधुनिक भारत में मातृशक्ति की बात होती है तब अक्सर मैंने देखा है कि किसी नेता से अगर मातृशक्ति के ऊपर चर्चा करवानी हो तो वो अक्सर ये कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अक्सर ये मैं नेताओं के मुख से सुनती हूँ और सोचती हूँ कि जिस देश में आज हम मातृशक्ति की चर्चा करने वाले हैं, जिस महाकाल की धरती पर मैं उल्लेख कर रही हूँ मातृशक्ति का, उस शक्ति का आज आधुनिक भारत में समाज में स्थान क्या है? आज षष्ठी है और आज के दिन हमें सिखाया जाता है कि हम कात्यायनी माता का उल्लेख करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और माँ के स्वरूप की विशेषता ये है कि अगर आप संकट में हो तो माँ इस रूप में आपके संकट को हरती है। लेकिन आज भारत में अगर महिला के ऊपर चर्चा हो तो महिला के जीवन का सबसे बड़ा संकट ये है कि उसे जन्म लेने की भी आजादी नहीं है। आज जिस देश में, जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति में हम माँ को शक्ति के रूप में पूजते हैं, उसी देश का एक सच ये भी है कि हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा बेटियों को माँ की कोख में ही हम मार डालते हैं। कई बार राजनीति में जब आंकड़े, रिपोर्ट सामने आती है तब बड़ा ही डिटैच होकर ऐसी रिपोर्टों को पढ़ा जाता है। उसके ऊपर संसद में हम लोग चर्चा करते हैं, न्यूज चैनल पर जाकर डिबेट करते हैं, लेकिन ये सच कितना कड़वा है, ये चुनौती कितनी बड़ी है हमारे समाज के लिए, उसका सही दर्शन मुझे एक दिन हुआ महाराष्ट्र में। बीड़ नाम का एक जिला है महाराष्ट्र में, वहां पर एक डॉक्टर दंपत्ति काफी विख्यात थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उनके पास आप जाओ और कहो कि मेरी पत्नी के कोख में बेटी पल रही है, भ्रूण हत्या करेंगे आप, तो वो डॉक्टर 3000 की फीस में भ्रूण हत्या करते थे। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर की इस उपलब्धि से समाज, लोग, परिवार दूर थे, अनजान थे।
एक दिन एक महिला कार्यकर्ता ने ठानी कि जो समाज ये जानता है कि ये डॉक्टर अपने क्लिनिक में कन्या भ्रूण हत्या करता है, वो समाज बोल क्यों नहीं रहा। एक गर्भवती महिला के साथ ये समाज सेविका डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है और वो गर्भवती महिला डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब कोख में बेटी पल रही है, मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, आप इस गर्भ को गिराने में मेरी सहायता करेंगे। तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बहन जी कोई बात नहीं, 3,000 दे दीजिए, काम हो जाए, चिंता मुक्त हो जाएंगी आप और आपका परिवार। जो महिला कार्यकर्ता उसके साथ थी उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि आपकी उपलब्धि इतनी है कि आपने कम से कम 1,000-2,000 ऐसे केसेस किए हैं। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल 1,000-2,000 का आंकड़ा तो है। फिर इस महिला कार्यकर्ता ने कहा कि अचंभित मैं इस बात से होती हूँ कि आज तक आपने कम से कम 2,000 बेटियों की हत्या कोख में कर दी, लेकिन आपको आज तक पुलिस ने पकड़ा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, चिंता क्यों करती है बहन जी, आपके केस में भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। महिला ने कहा, अच्छा ऐसा तो आप क्या करते हैं अद्भुत सा करिश्मा, क्या पकड़े नहीं जाते। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बहनों से कहा कि आइए, मेरे क्लिनिक में मैंने एक खास इंतजाम करके रखा है। ये दोनों बहनों को एक कमरे में ले गए, दरवाजा खोलकर बहनों से कहने लगे कि अंदर झांक कर देखिए, मेरा प्रबंध आपको अंदर ही दिख जाएगा। बहनों ने झांक कर देखा तो अंदर 6 कुत्ते बंधे हुए थे और डॉक्टर ने कहा, जब माँ की कोख से मैं भ्रूण को निकालता हूँ तो कुत्तों को खिला देता हूँ ताकि मेरे खिलाफ पुलिस को कोई सुराग ना मिले। जब मैंने ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक तरफ हम सब नवरात्रि के उत्सव में माँ की आराधना करते हैं, दिवाली के उत्सव में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ मेरे देश में, मेरे समाज में एक ऐसा डॉक्टर है जो उस लक्ष्मी को कुत्तों को खिला देता है। इन महिलाओं ने जाकर डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट की। समाज में कई लोग उत्तेजित हुए, डॉक्टर के खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, लेकिन एक सच ये भी है कि आज भी ऐसे डॉक्टर्स की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसा माना जाता है कि जब जब व्यक्ति शिक्षित होता है तब तक उसमें ये भावना जागृत होती है कि महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़े पढ़े तो आप जानेंगे कि मुंबई जैसे शहर में, जिसकी चकाचौंध से कई बार कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, वहां पर मालाबार नील जैसी जगह पर जहां सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा धनी लोग रहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा बेटियों की हत्या होती है। आज मैं अलका जी से बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस महिला फिलोसोफर से प्रभावित हैं, तो उन्होंने मुझे एन रैंड का नाम बताया। मैंने कहा कि किसी भारतीय महिला की सोच से कम लोग प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो हमें आकर्षित कर पाए ताकि हम अध्ययन करें। मैंने कहा, भारतीय महिला की सबसे बड़ी दुविधा यह है, उसे जीने से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो बैठकर लिखे तो क्या लिखे। जिस महिला का जीवन और उसका संघर्ष जन्म से ही शुरू हो जाता है, आज उस महिला के जीवन के बारे में कई बातें मैं कहना चाहूंगी। अक्सर जब मातृशक्ति की बात होती है तो हम उसे पावर के तराजू में तोलते हैं। बात करते हैं हम किस प्रकार से आधुनिक भारत में आज हर क्षेत्र में महिला उत्तीर्ण है, कामकाजी है, आगे बढ़ रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी अपनी सखियां, सहेलियां जो मेरे साथ स्कूल में थी, वो जब मुझसे चर्चा करती हैं तो कहती है, अरे वाह तुम्हारा तो करियर बहुत अच्छा है। मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम क्या कर रही हो आजकल, तो सर झुकाकर कहते नहीं बस हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं करती। उसमें से एक बहन ने एक दिन मुझसे बड़ी मायूसी में एक बात कही जो दिल को चुभ गई। उसने कहा कि मेरा बेटा एक दोपहर स्कूल से लौटा और मेरे बेटे के हाथ में एक फॉर्म था। फॉर्म में स्कूल ने कुछ जानकारी मांगी थी परिवार के संबंध में, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ इस फॉर्म में लिखकर भेजना है स्कूल कि पिताजी क्या करते हैं, तुम क्या करती हो। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, शाम को पिताजी आएंगे
तो तुम उनके साथ बैठकर इसको भर लेना और कल स्कूल में इसको एडमिट कर देना। तो बेटे ने कहा माँ पिताजी तो शाम को आएंगे, तब तक तू बता तू क्या करती है। माँ ने कहा नहीं नहीं पापा आएंगे, पापा से बात करना। और जब माता और बेटे के बीच में ये वार्तालाप चल रही थी तब अचानक माँ की नजर पड़ी किचन के नलके पर, जिस पर से पानी टपक रहा था। माँ बेचारी चिंतित, उसने कहा अरे नलका ठीक करना पड़ेगा, पानी टपक रहा है, पानी टपकता है तो घर से लक्ष्मी जाती है। तो माँ तुरंत लग गई नलका ठीक करने में। बेटे ने कहा माँ किसी और को बुलाओ, वो थोड़ा बहुत ठीक कर देगा। माँ ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक कर लूंगी। जब माँ नलका ठीक कर रही थी तो बेटे ने चुपचाप फॉर्म पर लिख दिया मम्मी प्लम्बर है। फिर बेटे ने कहा माँ भूख लगी है। माँ ने कहा क्या खाएगा बता। तो बेटे ने दाल भात नहीं खाया, रोटी सब्जी नहीं खाई। बेटे ने कहा माँ कुछ अलग बना, ऐसा अलग बना जो आज तक तूने किचन में बनाया ना हो। तो माँ ने कहा ठीक है। पराठा बनाया, उसके ऊपर सब्जी डाली, थोड़ा चीज उसके ऊपर डाल दिया और माँ ने कहा देखो भारतीय पिज्जा बनाया है। बेटे ने बैठ के खा लिया। और जब बेटा खा रहा था तो सोच रहा था कि माँ ने एक अलग स्टाइल में खाना बनाया, इसका मतलब मेरी माँ कुक है। तो प्लम्बर के नीचे उसने कुक लिख दिया। फिर देखा कि जो दिल्ली में जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहां का मैनेजर आया माँ से बात करने के लिए और कहने लगा भाभी जी ये जो आपने मेंटेनेंस का चेक दिया था उसके साथ 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 वाले घर में मेंटेनेंस के चेक में थोड़ी दिक्कत है, ये थोड़ा अकाउंट में मेरी हेल्प कर दो। तो माँ उस अकाउंटेंट की मैनेजर की मदद करने लगी। तो बेटे ने चुपके से पेंसिल से फॉर्म पे लिख दिया कि माँ को अकाउंट्स भी आता है। अब शाम को पिताजी घर आए झल्लाते हुए। माँ ने कहा एक प्याली चाय पी लीजिए, बेटा इंतजार कर रहा है। बेटे ने जाकर पिताजी से कहा पिताजी फॉर्म भरना है। पिताजी ने कहा बताओ क्या भरना है। देखो पिताजी आप करते क्या है। पिताजी ने कहा अरे मैं ऑफिस जाता हूँ। तो बेटे ने कहा ऑफिस में करते क्या है। पिताजी ने कहा देखो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में सामान कैसे जाए मैं उसका नियंत्रण करता हूँ। तो बेटे ने कहा आप तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भागते होंगे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर भागते होंगे। पिताजी ने कहा नहीं बेटा मैं तो डेस्क पे बैठ के आराम से फोन पे कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। तो बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, लिख दिया। पिताजी क्या करते हैं। फिर पिताजी ने पूछा कि बस फॉर्म कंप्लीट हो गया। बेटे ने कहा नहीं माँ के बारे में जानकारी मांगी थी, मैंने लिख दिया, चिंता ना करो। पिताजी ने कहा दिखाओ फॉर्म में क्या लिखा है मैं भी देखूं। पिताजी ने जब फॉर्म देखा तो उसमें लिखा था माँ प्लम्बर है, माँ कुक है, माँ अकाउंटेंट है। पिताजी ने कहा पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी माँ कुछ नहीं करती, लिख दो हाउसवाइफ है। अब आप सोचिए मेरी वो सखी चुपचाप कोने में एक प्याली चाय लेकर हाथ में सुन रही थी और वो सोच रही थी कि मैं एक महिला अपने जीवन के सपनों को त्याग कर अपने आप को अपने परिवार के प्रति समर्पित कर चुकी हूँ और आज मेरे परिवार में मेरा कोई मोल नहीं है। और जब इस महिला का बेटा उसको आंकता है तो उसकी क्या धारणा बनती है कि महिला वही शक्तिशाली है जो दहलीज पार करके पैसा कमाती है। अगर महिला अपने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग करती है, परिश्रम करती है तो उस महिला का कोई मोल नहीं। मैंने एक बार एक कोशिश की कि मेरे अध्ययन में मैं आंकड़ा ढूंढूं। आजकल सक्षम महिला के बारे में जब चर्चा होती है तो अक्सर कॉर्पोरेट इंडिया की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। लोग पूछते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल महिला हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी के आधार पर आपके सक्सेस की तुलना होती है। अरे वाह बंगला भी मिला, अरे वाह गाड़ी भी मिली, अरे वाह महीने में 1 लाख रुपए की तनख्वाह भी मिलती है। आजकल अक्सर जब शादियां तय होती हैं तो पूछा जाता है लड़की कुछ करती है क्या, थोड़ा बहुत काम करती होगी तो महंगाई का जमाना है हाथ बढ़ जाएगा। अगर लड़की काम करती है, नौकरी करती है तो फिर लोग कुछ प्रसन्न भी होते हैं। सोचिए एक जमाना ऐसा था जब हमारे सभ्यता में, हमारे देश में सफलता को इस बात पर आंका जाता था कि आपका परिवार एक संगठित परिवार है या नहीं।
सफलता को इस बात के आधार पर आंका जाता था कि आपके परिजनों में जितने बड़े हैं, समाज में जितने बड़े हैं, समाज में जितनी महिलाएं हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा है या नहीं। और आज तुलना इस बात पर होती है कि बेटा कमाता कितना है। परिभाषाएं, तुलना करने का जो भी हमारे पास एक स्तर है या जितनी भी बातें हैं, उनमें कितना बदलाव आया है। मैंने एक बार एक अमेरिकन से पूछा कि आप लोग दुनिया भर का अध्ययन करते हैं, कभी ये सोचा कि भारतीय हाउसवाइफ का कितना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा? तो आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि एक अमेरिका में एक ऐसी संस्था है जिन्होंने अध्ययन करके कहा कि अगर भारतीय हाउसवाइफ का आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, अशोक जी आप भी आश्चर्यचकित होंगे, उनके हिसाब से $600 बिलियन का योगदान है महिला का। लेकिन फिर भी आज हमारे समाज में महिला शक्तिशाली है या नहीं, उसको इस बात पर आंका जाता है कि वो काम क्या करती है, कमाती कितना है और समाज में उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। मेरे परिचय में बोला गया कि महिला मोर्चा की अध्यक्षा रह चुकी हूँ। महिला मोर्चा की जब अध्यक्षा थी तब अक्सर देखा करती थी कि लोग मुझसे कहते थे कि दीदी जब भी बात महिला की आती है आप तो झगड़ पड़ते हो, बात जब भी महिला की आती है आपका ऐसा जोरदार एक तीखा बोलने का अंदाज रहता है, आप ऐसा क्यों करती हैं? तो मैंने एक सज्जन से एक बार, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने एक सज्जन से एक बार कहा कि मेरी प्रतिक्रिया अक्सर तीखी इसलिए रहती है क्योंकि मैं देखती हूँ कि आज महिला की हमारे देश में वस्तुस्थिति है क्या। कई बार लोग 26 जनवरी की परेड में महिला को यूनिफॉर्म में देखकर खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, महिला कितनी प्रगति कर रही है, 26 जनवरी की परेड में है, महिला कितनी प्रगति कर रही है, राष्ट्रपति भवन के सामने ट्रैफिक का संचालन कर रही है यूनिफॉर्म में। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो पता चलेगा इंडियन पुलिस सर्विस में पूरे देश में मात्र 4% ही महिला है। कई बार जब शक्तिशाली महिला का उदाहरण देना होता है तो लोग कहते हैं देखिए देखिए कलेक्टर बन गई है महिला। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि IAS में मात्र 14% ही है देश भर में महिला। एक बार एक सज्जन मुझसे मिले, उन्होंने कहा स्मृति जी आजकल तो PIL का जमाना है, आप भी एक कोर्ट में केस कर दीजिए और कहिए कि देखिए महिला का किस प्रकार से अनादर हो रहा है, महिला के लिए पावरफुल स्थानों में जगह नहीं बनाई जा रही। मैंने कहा भाई साहब उसमें दिक्कत एक ही है, सुप्रीम कोर्ट में जितने 26 जज है उनमें से सिर्फ 3 ही महिला है। कोर्ट में अगर केस करूं भी करने वाले पुरुष ही मिलने वाले हैं, मैं जानती हूँ। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल जब शक्तिशाली मातृशक्ति की चर्चा होती है तो हम पावर की बात करते हैं लेकिन एम्पावर की बात कभी नहीं करते। और जब एम्पावरमेंट की बात होती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि एम्पावर सिर्फ वही व्यक्ति है जो शिक्षित है। मैंने आज आप सबको बात बताई महाराष्ट्र की कि किस प्रकार से एक शिक्षित बहन गई थी डॉक्टर के पास अपनी कोख में बेटी को मारने के लिए। लेकिन एक उदाहरण मेरे पास उस माँ का भी है जिसके पास शिक्षा नहीं थी, संवेदना थी। पंजाब की वो माँ जब मुझसे मिली, मैंने मात्र तुलसी का पात्र नहीं किया, एक शो किया था कुछ दिल से, जिसमें मैं समाज के कई विषयों के ऊपर चर्चा करती थी। चर्चा का एक विषय ये भी आया कि किस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या होती है। मुझसे कहा गया स्मृति जी आज आपको शूटिंग करनी है एक ऐसी माँ के साथ जिसकी कहानी बड़ी अद्भुत है। जब मैंने माँ से जाकर नमस्कार करके अपना परिचय दिया तो माँ ने माँ से पूछा कि बताइए आपका परिचय क्या है, नाम क्या है। तो उस महिला ने मुझसे कहा कि मेरा नाम मत पूछो, बस मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया था, मेरा जल्दी जल्दी इंटरव्यू ले लो, मुझे घर जाना है। मैंने कहा ठीक। इंटरव्यू के दौरान पता चला कि महिला की पहले से ही 2 बेटियां थी और पति ने कहा था कि अगर तीसरी बेटी होगी तो घर मत आना, अपना इंतजाम खुद कर लेना। तीसरी भी बेटी हुई और पति अस्पताल एक बार भी मुंह देखने नहीं आए। तो इस महिला ने अपने भाई को भेजा अपने घर पति से मिलने के लिए और कहा कि जीजा जी से कह दो
मुझे घर लौटने दे, मैं बिटिया का इंतजाम 72 घंटे में कर दूंगी। तो जब इस महिला के पति से उसका भाई मिलने गया तो उसने जीजा जी से कहा, आग्रह किया कि जीजा जी, दीदी ने कहा है कि 72 घंटे में इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मैंने प्रेशर बनाया है 24 घंटे में ही आपको समाधान मिल जाएगा। जीजा जी ने कहा, ठीक है, 24 घंटे का समय है, अपनी दीदी से कह दो। ये महिला जब घर लौटी तो नवंबर की ठंड थी पंजाब में। रात को जब सब सो गए घर में, तो इसने अपनी 3 दिन की बेटी को आंगन में पलंग पर बिना एक वस्त्र के छोड़ दिया और इस इंतजार में जाकर चौखट पर वो बैठ गई कि रात में इतनी ठंड में उसकी 3 दिन की बेटी मर जाएगी। महिला जोर जोर से चिल्लाएगी, गांव इकट्ठा हो जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा, लड़की का भी इंतजाम हो जाएगा, महिला भी बच जाएगी, पति भी खुश हो जाएगा। चौखट पर बैठते बैठते इस महिला की आंख लग गई। जब वो उठी तो सूरज की पहली किरण आंगन में पहुंच चुकी थी। वो धीरे धीरे डरते डरते पलंग के पास गई, क्योंकि बिटिया के मुख से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। और पलंग के पास जाकर उसने देखा कि बेटी सर से लेकर पांव तक नीली पड़ चुकी है, लेकिन जिंदा है। उस महिला ने मुझसे कहा कि स्मृति जी, उस दिन मैंने निर्णय किया कि अगर मेरी बेटी पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं उसके लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती। अब उस महिला के पास कोई डिग्री नहीं थी, उस महिला के पास कोई साधन नहीं था, लेकिन इस महिला ने अपने पुरुषार्थ से अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण किया। आज उनमें से एक बिटिया शिक्षिका है, एक अभी भी पढ़ रही है और एक सरकारी मुलाजिम है। इसलिए जब हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश एक ऐसी नींव पर बना है जो ये कहता है कि कानून से समाज नहीं चलता है, इंसानियत से समाज चलता है, आत्मीयता से समाज चलता है। और जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक हम ऐसे उदाहरण अपने समाज में पाते रहेंगे। अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि इंसानियत और आत्मीयता का कोई सरोकार नहीं है। एक मंत्री जी ने कहा था, मुझे याद है, केंद्र के मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में महिला को शौचालय की कम चिंता है, मोबाइल की ज्यादा चिंता है। याद है आपको? एक मंत्री महोदय थे जिन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। और जब मंत्री महोदय ने भारत के ऐसा वाक्य कहा तो 2 दिन बाद संसद में मेरी उनसे भेंट हुई। मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया 28 साल की एक ऐसी लड़की की ओर जो उड़ीसा की रहने वाली है। हमारी कई कार्यकर्ताएं गई और ऐसी बहनों से जब वो मिलने का प्रयास कर रही थी तो उनका ध्यान गया एक 28 साल की अपंग लड़की पर जो उड़ीसा के एक गांव में थी। हम महिला मोर्चा के माध्यम से सक्षम नाम की एक पुस्तिका लिखवा रहे थे, जिसमें पहली बार हमने प्रयास किया कि वो लोग जो अक्षम हैं उन्हें हम अपनी नीतियों के माध्यम से कैसे सक्षम कर पाएंगे। तो जब रिसर्च चल रहा था, हम इस लड़की से मिले। इस लड़की ने हमें बताया कि मैं 4 साल की उम्र में ही पोलियो की शिकार हो गई। जब तक पिताजी जिंदा थे तो पिताजी देखभाल करते थे, फिर माँ के ऊपर जिम्मेदारी आई। पोलियो से ग्रस्त ये लड़की गांव में रहती थी। शौच के लिए उसे हर सुबह उसकी माँ गोद में उठाकर खेतों में ले जाती थी। जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ने लगी, बेटी जवान होने लगी, माँ की बूढ़ी हड्डियां बेटी का वजन न उठा पाए। फिर माँ ने एक बार जाकर गांव के कुछ बड़ों से कहा कि इसका समाधान क्या होगा। फिर 3-4 लोगों ने गांव में कहा कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो कोई तो है इसकी मदद करने के लिए। जब हम अपनी रिसर्च पूरी करके जा रहे थे तब इस लड़की ने रोका और मुस्कुराते हुए कहा, सच जानना है? हमने कहा हाँ बताओ। इसने कहा, मेरे जीवन का सच ये है कि कई बार जो लड़का मुझे सुबह उठाकर घर से खेत में ले जाता है शौच के लिए, वो मेरा शोषण भी करता है। और मैं चुपचाप ये सहती हूँ
क्योंकि अगर आवाज उठाऊंगी तो कल सुबह मेरी मदद करने के लिए गांव में कोई नहीं आएगा। तो देश के केंद्रीय मंत्री का ये कहना है कि महिला को शौचालय की नहीं मोबाइल की ज्यादा चिंता है। जब जब वो ये वाक्य कहते हैं तब तब मेरी आंखों के सामने उस 28 साल की लड़की का ही चित्र आता है। ये उदाहरण आज मैं जानबूझकर आपके समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि जब जब शक्तिशाली महिला की चर्चा होती है तब तब हम बात करते हैं कि कैसे वो महिला मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत का एक सच ये भी है कि आज भी अधिकतर बहनें जो गांव में रहती हैं, शहरों में रहती हैं, उन्हें हमारी मदद की दरकार है, समाज के समर्थन और सहयोग की दरकार है। कुछ मेरी बातें चुभेंगी, कुछ चोट पहुंचाएंगी, कुछ बातों को सुनकर आंखें नम भी होंगी, लेकिन आज मैं एक उम्मीद के साथ आपके बीच में आऊं, इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को सुनकर अगली बार अगर कोई अक्षम बेटी मिले तो उससे मुंह नहीं फेरेंगे। अगली बार कोई गृहिणी मिले तो उसे प्रणाम करके अपना आभार व्यक्त करेंगे कि माँ, तू ममता का प्रतीक है, तू त्याग का प्रतीक है, तू भोग की वस्तु नहीं है। आज मैंने आग्रह किया था कि विद्यार्थी हूँ, व्याकुल हूँ, पर्चा ढंग से भर नहीं पाऊंगी, लेकिन कई बार जब मुझे स्वयं साहस की दरकार होती है तो मैं जूनागढ़ की चंदा रानी को याद करती हूँ। जूनागढ़ में एक विख्यात कथा है जो अक्सर हमें सुनाई जाती है। चंदा रानी नाम की एक महिला पूरे गांव में विख्यात थी कि वो सच बोलती थी, झूठ कभी नहीं बोलती थी। चंदा रानी अपने गांव में इस बात के लिए जानी जाती थी कि उसके दर पर अगर कोई आए तो खाली हाथ कभी नहीं जाता था। ये कहावत है, ये कहानी है जो हमें सुनाई जाती है कि एक दिन प्रभु ने ठानी कि चलो इस तपस्विनी की परीक्षा मैं लूंगा। प्रभु ने साधु का वेश धारण किया और चंदा रानी के द्वार पर पहुंच गए और चंदा रानी से कहने लगे, देखो चंदा रानी, आज भिक्षा मांगने आया हूँ, जो मांगूंगा दोगी? चंदा रानी ने कहा, हाँ, आप जो भी मांगेंगे दूंगी। साधु ने कहा, ध्यान रहे, अगर ऐसी चीज मांग ली जो तुम देना ना चाहो तो फिर पलट ना जाना। चंदा रानी ने कहा, नहीं नहीं, आप एक ऐसी महिला के घर आए हैं जो ना झूठ बोलेगी ना अपने वचन से मुकरेगी। उस साधु ने चंदा रानी से कहा कि माता, मैं तांत्रिक हूँ, मुझे बच्चे का शीश चाहिए। तेरे घर में कोई बच्चा है? चंदा रानी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है, पाठशाला गया है। तो साधु ने कहा कि माँ, बेटे का शीश काट कर देगी मुझे? आज मुझे भिक्षा में तेरे बेटे का शीश चाहिए। चंदा रानी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो बेटे को पाठशाला से बुलवाती हूँ। चंदा रानी ने अपने बेटे के लिए संदेश भेजा तो प्रभु ने कहा कि एक चमत्कार और कर देता हूँ। बेटे को जाकर रोका रास्ते में और कहा, घर मत जाना, माँ तेरा शीश काट कर किसी साधु को देने वाली है। बेटे ने विनम्रता से कहा, माँ का आदेश है और माँ के आदेश का पालन होगा। बेटा घर पहुंचा। चंदा रानी ने बेटे को गले से लगाया और कहा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, आज उसी माँ को तेरे प्राण हरने होंगे। बेटे ने मुस्कुराकर माँ के पैर छुए और कहा, माँ, जो तेरा आदेश है वो सर आंखों पर। चंदा रानी ने अपने बेटे को साधु के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, आपको बेटे का शीश चाहिए, मेरा बेटा प्रस्तुत है। तो साधु ने कहा, नहीं माँ, शीश तो तू ही काटेगी, घर में तलवार है? चंदा रानी ने कहा, हाँ है। चंदा रानी ने घर से जब तलवार निकाली, बेटे पर चलाने से पहले माँ का दिल पसीज गया। उसने बेटे को अपनी ओर से दूर किया ताकि बेटे की पीठ दिखाई दे। तो साधु ने कहा, ना माँ, अगर सर काटना है तो बेटे की आंखों में झांक कर सर काटना होगा। चंदा रानी ने बेटे की आंखों में झांका, तलवार उठाई। जब गर्दन पर आने ही वाली थी तो प्रभु ने रोका और कहा, क्या करती है माता? मैं तो परीक्षा ले रहा था तेरी। चंदा रानी ने कहा, आपने आकर भिक्षा मांगी, मैं तो अपने वचन का पालन कर रही थी। प्रभु ने कहा कि तू परीक्षा में सफल हुई माँ, तू बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए?
चंदा रानी ने कहा, प्रभु एक ही विनम्र निवेदन है मेरा, आज मेरी जैसी परीक्षा ली है आपने, ऐसी परीक्षा आप कभी किसी माँ की ना लेना। प्रभु ने कहा, हाँ चंदा रानी, मैं समझता हूँ तू काफी डर गई होगी, दुख डर ये सब सह रही होगी जब मैं परीक्षा ले रहा था, इसलिए मैं तुझे जो वचन देता हूँ, ऐसी परीक्षा मैं किसी और माँ की नहीं लूंगा। चंदा रानी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, महिला को परीक्षा देने से कभी परेशानी नहीं होती, ये तो आपको कभी पश्चाताप ना हो, इसलिए मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि ऐसी परीक्षा कभी किसी माँ की मत लेना। मैं इस बात का उल्लेख आज इसलिए कर रही हूँ कि जब हमारे देश में शक्तिशाली माताओं की बात होती है तो हमें गर्व इस बात का होता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी कई माताएं बहनें हैं जो अपने सपनों को त्याग कर, अपनी एम्बिशंस को त्याग कर अपने परिवार को अपना समय देती हैं और अपने जीवन को उन पर न्यौछावर करती हैं। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब जब उस महिला को ललकारा जाता है तब तब वो झांसी की रानी बनकर मैदान जंग में उतरकर तलवार भी उठाती है। और मैं इस बात का उल्लेख इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज जब जब महिला को जब जब किसी भी क्षेत्र में मौका मिलता है तब तब महिला उस क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफल भी होती है। आज यहाँ जब आ रही थी इंदौर से तो मुझसे एक प्रश्न किया गया कि स्मृति जी, घर में आप कैसे मैनेज करती हैं? पॉलिटिक्स में भी हैं, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करती हैं, प्रवास भी करती हैं, फिर घर कैसे संभाला जाता है? मैं अक्सर इस सवाल का एक ही जवाब देती हूँ, जी हो जाता है, कर लेते हैं, परिवार का सहयोग रहता है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि देखिए स्मृति जी, ये ठीक नहीं है, महिला हमेशा पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, बाकी फील्ड में तो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं हम, लेकिन जब घर जाते हैं तो पति से 2 कदम पीछे चलते हैं। तो उस पुरुष ने हमसे कहा, हाँ, पति से हमेशा 2 कदम पीछे चलना चाहिए ताकि इस घर में बैलेंस बना रहे कि पति ही शक्तिशाली है, महिला बेचारी विनम्र है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, औरत पति के 2 कदम पीछे इसलिए चलती है ताकि अगर पति जीवन में कभी लड़खड़ाए तो उसको पकड़ने की क्षमता एक महिला में है, उसकी पत्नी में। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जब ज्ञान दिया, धर्म क्या है, राजनीति क्या है, समाज और संस्कार, सभ्यता क्या है, राजा को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसमें ये लिखा था कि जिस समाज में नारी का सम्मान न हो, नारी की रक्षा न हो, उस समाज का नाश निश्चित है। इसलिए आज एक माँ, एक बहन, एक पुत्री, पत्नी, समाज की एक अबला नहीं, मात्र नारी के रूप में मैं इतना ही कहूंगी कि नारी की निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। जब जब हम इस बात को याद रखेंगे तब तब हमें इस बात का एहसास रहेगा, आभास रहेगा कि माँ शक्तिशाली इस रूप में है जब वो बच्चे को जन्म देती है। माँ शक्तिशाली उस रूप में है जब वो बच्चे के भविष्य के लिए अपने आप को न्यौछावर करती है, त्याग करती है, लेकिन साथ ही जब जब नारी को ललकारा जाता है तब तब अपनी घर की दहलीज को लांघकर वो अपने परिवार और समाज की भी रक्षा करने का साहस रखती है। यही मेरी नजरों में शक्तिशाली नारी की सही परिभाषा है। अगर इस परिभाषा में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आज इस मंच से आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और आज इस व्याख्यान माला के माध्यम से आप सबसे जो परिचय होने का मुझे मौका मिला उसके लिए आपको अशोक जी विशेषतः धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों को हमारे बीच रखा आपने और मातृशक्ति की अनेकों रूपों से परिचित करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी का। और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्रीमती अलका जी व्यास। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय स्मृति ईरानी जी, आदरणीय अशोक आच्छा जी एवं
आज उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। स्मृति ईरानी जी ने अपने व्याख्यान में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों को रखा और हमें प्रभावित किया। कन्या भ्रूण हत्या जैसे ज्वलंत विषयों पर हमें सोचने पर मजबूर किया। बहुत जगह तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनको सुनकर शायद सभी की आंखें नम हो गई होंगी। उन्होंने आज के समाज में महिलाओं की अनेक भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बहुत सही कहा कि महिला की प्राथमिकता एक परिवार से ही जुड़ी है। इसी विषय को देखते हुए यदि हम किसी भी राष्ट्र की या सशक्त राष्ट्र की कल्पना करें तो उसकी होगी, मेरा सोचना है, इकाई होगी परिवार, और परिवार की धुरी है एक महिला या स्त्री जो उस परिवार को बांधे रखती है। यदि परिवार खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो किसी भी हालत में राष्ट्र खुश और खुशहाल नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी यूनिट या उसकी जो जिस इकाई से राष्ट्र बनता है उसी में कहीं कमी आ रही है। इसीलिए यदि शक्तिशाली राष्ट्र है तो महिला का शक्तिशाली होना स्वयं में ही जरूरी है। एक कहावत मुझे याद आती है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। जो हाथ पालने को हिलाते हैं वही दुनिया पे राज करते हैं। इसका कारण है क्योंकि वही स्त्री बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से करेगी कि वे एक अच्छे नागरिक बन सके और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सके। लेकिन क्या महिला का रोल या उसका कार्य यहीं तक सीमित है या यहीं खत्म हो जाएगा, या केवल हम एक महिला की कल्पना को उसके परिवार से आगे बढ़कर ना देखें? इस विषय में यह बहुत जरूरी है कि वह परिवार को देखे जो उसकी प्राथमिकता है, लेकिन उतना ही जरूरी है वो परिवार से बाहर निकले और बाहर जाकर उस समाज को देखे जिसमें उसके बच्चे जिएंगे और अपनी कोशिशों से उस समाज को बदलने की कोशिश करे या उसमें ऐसे बदलाव लाए जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अब एक प्रश्न उठता है कि यह निर्णय कौन ले कि एक महिला को क्या करना है। यह निर्णय उसके लिए उसके पिता ले, उसके पति ले, उसके बच्चे ले। किसको यह अधिकार है कि एक महिला के लिए निर्णय ले सके? और निर्णय किसी भी चीज के लिए लिया जाए तो उसके लिए जरूरी है बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, और उस सोच और समझ के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता। और ये जब भी संभव होगा जब महिलाओं को वैसी ही शिक्षा मिले जैसी कि पुरुषों को दी जाती है। समान शिक्षा का अधिकार या समान शिक्षा का मौका, यदि उसे समान शिक्षा का मौका नहीं दिया जाता